नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम अकेडमी बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, कल हमने आपसे झलकारी बाई के बारे में, रानी अवंती बाई के बारे में, गोंड रानी रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा था। हमने होलकर राजवंश के बारे में जाना था, हमने रानी दुर्गावती के बारे में जाना था। आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमपीपीएससी, एमपी कांस्टेबल, पटवारी, जितनी भी परीक्षाएं मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा और मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा कराई जाती हैं, याद रखिएगा उन सभी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, किसी भी स्थान विशेष की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी बात को समझिएगा, किसी भी स्थान विशेष की भूगर्भिक इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हमें उसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम इससे अंदाजा लगा पाते हैं कि वहां पर उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिजों का विकास हुआ है और किस प्रकार के खनिज आपको उस प्रकार की चट्टानों में मिलेंगे। आप बात को समझ रहे हैं ना? तो देखिए दोस्तों, इसीलिए आज हम आपके सामने कौन सा वीडियो लेकर के आए हैं, मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बात थोड़ा सा यहां पे समझिए कि देखिए, बिग बैंग सिद्धांत से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर याद रखिएगा बिग बैंग सिद्धांत के बाद तीन अलग अलग चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों उस बिग बैंग विस्फोट के बाद निकलते हैं और ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, इन तीनों के मिलने से क्या बनते हैं, परमाणु। जब कई परमाणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अणु। और जब कई अणु मिलते हैं तो क्या बनते हैं, तत्व। और जब कई सारे तत्व मिलते हैं तो क्या बनते हैं, खनिज। और जब कई सारे खनिज मिलते हैं तो क्या बनते हैं, चट्टानें। आ गई बात समझ में? अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं बिग बैंग, लॉर्ड लेमेटेयर ने अपने सिद्धांत में साफ साफ बताया था। उन्होंने कहा था कि बिग बैंग, यानी आप समझ रहे हैं ना, जब एकदम आरंभिक अवस्था में ब्रह्मांड में एक सघन बिंदु था जिसमें बहुत तेजी से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये तीनों आपस में मिले तो इन तीनों के मिलने के बाद क्या बने, परमाणु। जब कई सारे परमाणु मिले तो क्या बने, अणु। जब कई सारे अणु मिले तो अणुओं के मिलने से क्या बने, तत्व। और जब कई सारे तत्व मिले तो क्या बने, खनिज। और जब कई खनिज मिले तो क्या बनी, चट्टानें। आ गई बात समझ में? देखिए, तो इस तरह आपने देखा कि बात आप क्या समझ रहे हैं। देखिए, चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? धरती में जितने भी प्रकार के खनिज मिलते हैं वो सारे खनिज किस में मिलते हैं, चट्टानों में। तो इसीलिए चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है, किसी भी स्थान विशेष की भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भूवैज्ञानिक संरचना। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में। तो देखिए, मध्य प्रदेश अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देख करके समझ सकते हैं कि देखिए, प्राचीन काल में एक बहुत बड़ी भू संरचना थी, दुनिया में एक बहुत बड़ी भू संरचना थी। ये जो आपको आज 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, पहले ये नहीं था। एक बहुत बड़ी भू संरचना थी जिसका नाम क्या था, पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक विशालकाय महासागर था, एक बहुत विशालकाय महासागर था। ये आप देख पा रहे होंगे, ये महासागर, इस महासागर का नाम क्या था, पैंथलासा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी भू संरचना थी, उसका नाम क्या था, पैंजिया। और उसके चारों तरफ एक विशालकाय महासागर था जिसका नाम क्या था, पैंथलासा। देखिए, आप इधर समझिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई एकदम आरंभिक अवस्था में, जब पृथ्वी पैदा हुई तो पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी। चूंकि पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी और गैसें जैसा कि आप जानते हैं कि हल्की होती हैं, तो हल्की होने के कारण पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की गति बहुत तेज थी। बात समझ रहे हैं? पृथ्वी के अक्ष पर घूमने की गति बहुत तेज थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती गई और धीरे धीरे अक्ष पर घूमते हुए वो ठंडी भी हो रही थी, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई तो वो जो गैसें थी वो किसमें बदली, द्रव में। और वो द्रव यानी कि लावे में, मैग्मा में। और वही मैग्मा किसमें परिणत हुआ, चट्टानों के रूप में ठोस हुआ। तो बात समझ रहे हैं? तो देखिए, प्रारंभिक अवस्था में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेज तेज घूम रही थी, गैस थी, हल्की थी, बहुत तेज तेज घूम रही थी, तो पृथ्वी से जो गैसें निकल रही थी वो ब्रह्मांड में विसर्जित हो जा रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर धीरे धीरे करके, जब पृथ्वी गैस से द्रव और द्रव में ठोस में बदलने लगी, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हुआ ये कि पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा। और जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ा तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति हुई। तो अब जो गैसें पृथ्वी से निकलने लगी वो पृथ्वी से दूर न जाकर के पृथ्वी के चारों तरफ रुकने लगी। बात समझ में आ रही है? अब वो गैसें पृथ्वी से दूर न जाकर के पृथ्वी के चारों तरफ रुकने लगी। इस तरह से किसका निर्माण हुआ, पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। आप बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या बना, स्थल मंडल, फिर क्या बना, वायुमंडल। देखिए, वायुमंडल में जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से मिले तो उन्होंने क्या बनाया, जल। और
वो जल जब वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर बरसा और वो स्थान जो स्थान देखिए जो स्थान ऊपर उठा वो तो स्थल मंडल बना, और जो इस स्थान पर गड्ढा था जहां पर वर्षा का जल समाहित हुआ वो किस रूप में निकल करके आया, महासागरों के रूप में। तो सबसे पहले क्या बना, पृथ्वी यानी कि स्थल मंडल, फिर क्या बना, वायुमंडल, फिर क्या बना बच्चों, जलमंडल। और जब स्थल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों चीजें बन गई तो फिर क्या बना, फिर आपका धीरे धीरे करके पृथ्वी पर वनस्पतियों का विकास होने लगा, जीवों का विकास होने लगा। ये एक क्रमिक घटना है जो अनादिकाल से चलती चली आ रही है, और नई नई चीजें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आद्य महाकल्प से लेकर के आज कोरोना के इस युग में जी रहे हैं जहां पे बार बार लॉकडाउन इम्पोज कर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश सरकार। अब जानते हैं विभिन्न राज्यों में भी ये चीजें हैं, विश्व के अलग अलग देशों में भी ऐसी चीज घटनाएं हो रही हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, तो देखिए सर्वप्रथम क्या था, एक बहुत बड़ी भू संरचना थी जिसका नाम क्या था, पैंजिया, और इसके चारों तरफ एक बहुत विशालकाय महासागर था जिसका नाम क्या था बच्चों, पैंथलासा। फिर देखिए, फिर अचानक भूगर्भीय हलचलों के कारण ये बड़ा सा भूखंड दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया। तो ऊपर वाला जो हिस्सा निकल करके आया, अलग हुआ, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया लॉरेंसिया। क्या बोला गया, इसे बोला गया लॉरेंसिया। और नीचे वाले को क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया बच्चों, ऊपर वाले को क्या नाम दिया गया, लॉरेंसिया, और नीचे वाले को क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड। और जब ये पैंथलासा महासागर का जल इन दोनों भू संरचनाओं के बीच में आके रुकने लगा तो इसी को क्या नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया थिथीस सागर। क्या नाम दिया गया बच्चों, थिथीस सागर। और आगे चल करके ये लॉरेंसिया कितने भागों में टूटा, तो आप समझिए यही लॉरेंसिया आगे चल करके क्या बना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और क्या बनी, जो यूरेशिया प्लेट है वो बनी, ठीक है ना। और ये जो गोंडवाना लैंड टूटा, इससे टूटने से क्या बना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बना, अफ्रीका महाद्वीप बना। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट भी इससे अलग हुई, वो बनी। और इसी के साथ ही क्या बना आपका, इसके साथ ही क्या बना आपका, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन सी चीजें बनी, तो देखिए फिर क्या बना आपका, यहां पर आप देखिए तो यहां पर बना आपका ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए गोंडवाना लैंड के टूटने से कौन कौन सी चीजें बनी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया। जबकि लॉरेंसिया के टूटने से क्या क्या बना, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और यूरेशिया प्लेट। बात समझ में आ गई, इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए, तो जब ये समस्त घटनाएं हो गई, जैसे कि पैंदिया के बाद ये दोनों टूटे, इनके टूटने के बाद ये चीजें टूटी, तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट, देखिए प्लेटें घूमती क्यों है, प्लेटों के पृथ्वी पर घूमने के दो कारण होते हैं। पृथ्वी पर लगने वाला अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस पर दो बल काम करते हैं, एक अभिकेंद्री बल काम करता है और एक अपकेंद्री बल काम करता है। अभिकेंद्री बल क्या होता है, वह बल होता है जो केंद्र की चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है, और अपकेंद्री बल क्या होता है, वह बल होता है जो केंद्र से बाहर की चीजों को बांध के रखता है। जैसे आप देखिए, अगर मैं इस घड़ी को बांध करके गोल 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 घुमाऊं तो ये घड़ी एक वृत्ताकार मार्ग बना रही है, और अगर आप देखें तो ये बाहर निकलने का प्रयास भी कर रही है। तो इसमें ये जो दो बल काम कर रहे हैं, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, ये दोनों बल ऐसा ही काम करते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये केंद्र की चीजों को क्या करते हैं बच्चों, बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही होती है बहुत जोर जोर, तो ध्रुवों की चीजें भूमध्य रेखा की तरफ सरकती हैं। तो ऐसे में ही इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ खिसकी, और ये खिसक करके किससे टकराई, यूरेशिया प्लेट से। तो एक विशालकाय भू संरचना का जन्म हुआ जिसका नाम क्या है, विशाल हिमालय। बात समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चों, अब हम इसके बाद आपसे जिस पे बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना। तो जैसे आपने देखा कि दुनिया में जो चट्टानें हैं, जो महाद्वीप हैं, उनका क्रमिक विकास कुछ इस प्रकार से हुआ, वैसे ही अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना। तो देखिए बच्चों, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम भारत का मानचित्र बना लें, ये भारत का मानचित्र है, जैसा कि आप इस बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये भारत है, ठीक है। भारत के ठीक मध्य में ही एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। भारत के ठीक मध्य में एक राज्य है जिसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश है, वो किसका हिस्सा है, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है, किसका हिस्सा है बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार का, यानी पेनिनसुलर प्लाटेयू का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंटल प्लेट किसका हिस्सा है,
गोंडवाना लैंड का, समझ में आया ना आपके, किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अफ्रीका से अलग हुई है, गोंडवाना लैंड की प्लेट है। तो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश किस क्रम की चट्टान, मध्य प्रदेश किसका भाग है, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, गोंडवाना लैंड का। किसका भाग बताएंगे बच्चों, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कालक्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। तो देखिए, अगर मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना में सबसे पुरानी आद्य महाकल्प की चट्टानें आती हैं। कौन सी चट्टानें आती हैं बच्चों, आद्य महाकल्प की चट्टानें आती हैं, जिसके अंतर्गत हम किन्हें पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आर्कियन युग की चट्टानें। कौन सी चट्टानों की बात की जाती है, आर्कियन युग की चट्टानें, और इन्हीं के अंतर्गत धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात की जाती है। आगे बात समझ में। इसके बाद बच्चों अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो दूसरा शैल समूह है वो कौन सा है, पुराना संघ की चट्टानें। कौन सी है, पुराना संघ की चट्टानें। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, ये क्या है, कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। तो देखिए पुराना संघ की चट्टानें क्या होती हैं, पुराना संघ की चट्टानों को भी दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, दो भागों में बांटा जाता है। एक कौन सा शैल समूह है, इसी में एक शैल समूह है जिसका नाम है कुडप्पा शैल समूह, और दूसरा जो शैल समूह है उसका नाम क्या है आपका, विंध्यन शैल समूह। और विंध्यन शैल समूह को कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, तो दो भागों में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं निम्न विंध्यन शैल समूह यानी कि लोअर विंध्यन शैल समूह, और दूसरा क्या बोला जाता है, उच्च विंध्यन शैल समूह यानी कि अपर विंध्यन शैल समूह, ठीक है। तो अब देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आद्य महाकल्प यानी सबसे प्राचीन चट्टानें। तो देखिए इधर जब पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, और पृथ्वी जब गर्म गैस का गोला थी अपने अक्ष पर घूम रही थी, तो उस समय जब पृथ्वी गैस से द्रव में बदली तो पृथ्वी पर मैग्मा था। बात समझ में आ गई। देखिए पृथ्वी जब गैस से द्रव में बदली तो पृथ्वी पर मैग्मा था, और जब मैग्मा पृथ्वी पर ठंडा हुआ तो मैग्मा के ठंडे होने से किन चट्टानों का विकास हुआ, याद रखिएगा, ग्रेनाइट और नीन्स की चट्टानें बनी। कौन सी चट्टानें बनी बच्चों, ग्रेनाइट और नीन्स की चट्टानें बनी। अब सीधी सी बात है, जब पृथ्वी एकदम आरंभिक अवस्था में ठंडी हुई तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी, आद्य महाकल्प में आर्कियन युग की चट्टानें बनी। और आर्कियन युग की चट्टानें कौन सी है, जो मैग्मा के ठंडे होने से, किनके ठंडे होने से बनी बच्चों, गर्म मैग्मा के ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको हमने क्या कहा, आर्कियन युग की चट्टानें। और ये चट्टानें, इन चट्टानों के ठंडे होने से क्या बना आपका, क्या बना, एक बना आपका ग्रेनाइट और दूसरा बना नीन्स। आ गई बात समझ में। तो देखिए अब इधर आपको समझना होगा। देखिए ग्रेनाइट दो रूपों में पृथ्वी पर पाया जाता है। अगर ग्रेनाइट की चट्टान यानी कि मैग्मा अगर धरती के नीचे यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूप्रपटी के थोड़ा सा नीचे अगर मैग्मा क्षैतिज रूप में दबे, बात समझ रहे हैं ना, अगर क्षैतिज रूप में दबेगा तो जिन चट्टानों का निर्माण होगा उन्हें क्या कहेंगे, सिल। लेकिन अगर यही मैग्मा ऊर्ध्वाधर जमेगा, जैसे मान लीजिए अगर ये दो चट्टानें हैं, ठीक है, और इनके बीच में मान लीजिए रंध्र है, तो मैग्मा इनके बीच में ही जमेगा। तो जब दो चट्टानों के बीच में मैग्मा जमेगा तो कैसा जमेगा, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा। बात समझ में आ रही है। तो जब मैग्मा ऊर्ध्वाधर जमेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइक। क्या कहते हैं बच्चों, डाइक। बात समझ में आ रही है। तो जब मैग्मा पड़ा जमा यानी सिलौटी, बात समझ में आ रही है। आपने देखा होगा घरों में सिलवट्टा होता है जिसमें चटनी पीस करके मम्मी लोग है ना चटनी वगैरह पीसती थी पुराने जमाने में। अब तो ऐसा होता नहीं, अब तो जनरली मिक्सी आ गई है घर घर। तो आप जानते हैं जो सिल होता था जिसमें पीसा जाता था, वो सिल किसका होता था, ग्रेनाइट की चट्टानों का। और वो जो डाइक होता था जिसके माध्यम से पिसाई होती थी उसे हम क्या कहते थे, डाइक। तो देखिए इस प्रकार की चट्टानें, ये जो सिल और डाइक है, ये मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मिलती है, याद रखिए आर्कियन युग की चट्टानों का विकास मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ है। कहां हुआ है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में सिल और डाइक दोनों पाए जाते हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि आर्कियन युग की चट्टानों का विकास मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, बुंदेलखंड में। किस रूप में हुआ है, ग्रेनाइट और नीन्स में। किस प्रकार की चट्टानों में, डाइक और सिल के रूप में। ठीक है ना बच्चों। तो ये रही बात आर्कियन युग की चट्टानों की। अब आप सोचिए इन चट्टानों का विकास तब हुआ जब ना तो पृथ्वी पर वनस्पति थी ना तो जीव। तो क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे, नहीं। याद रखिएगा आर्कियन कम की चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, मतलब इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। एक बात आपको ये याद रखनी होगी कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए जब आर्कियन युग की चट्टानों का अपक्षय और निक्षेपण हुआ, बात समझिए,
अब आर्कियन युग की चट्टानें हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारी भूगर्भिक घटनाएं होती हैं ना। बात समझिए, देखिए जैसे जब वर्षा होती है तो जब वर्षा की बूंदें चट्टानों के ऊपर पड़ती हैं तो संपूर्ण चट्टानों को तोड़ने की क्षमता उसमें नहीं होती है, लेकिन चट्टान के एक बारीक कण को तो वो उड़ा सकती है। तो एक बारीक कण उड़ाया, फिर दूसरा बारीक कण उड़ाया, इस प्रकार से चट्टान धीरे धीरे करके वहीं से एक एक कण निकलता जाता है। तो इस प्रकार से जब चट्टानों इस प्रकार से एक एक कण के रूप में टूटती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? इसे इंग्लिश में वेदरिंग कहा जाता है। इसे अगर डिफाइन किया जाए तो किसी तरीके से कहा जाएगा कि चट्टानों का भौतिक विखंडन और रासायनिक अपघटन ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। होता कैसे है? देखिए, जब वर्षा की बूंदें चट्टानों के ऊपर पड़ती हैं तो कण निकल जाते हैं। जैसे चट्टानों में आप जानते हैं कि चट्टानों को भी जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो भूगर्भवेत्ता होते हैं, वो चट्टानों को जीवित मानते हैं और उसमें मनुष्य सदृश कुछ गतिविधियां पाई जाती हैं। जैसा कि अगर आप समझें तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य के सोने की आदत। गर्मी के दिनों में मनुष्य कैसा सोता है? फैल करके, लेकिन वही मनुष्य सर्दी के दिनों में कैसा सोता है? सिकुड़ करके। बात समझ रहे हैं ना? तो गर्मी के दिनों में चट्टानें क्या होती हैं? सामान्य स्थान, अगर मैदान की अपेक्षा बात की जाए तो चट्टानें बहुत गर्म हो जाती हैं तो चट्टानें फैलती हैं, लेकिन वही चट्टानें जब सर्दी आती है तो वो चट्टानें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। तो चट्टानों के बार बार फैलने और सिकुड़ने के कारण जब चट्टानें टूट जाती हैं तो फिर इस घटना को क्या कहते हैं? अपक्षय। तो देखिए, जब आर्कियन युग की चट्टानों का अपक्षय और निक्षेपण होता है, क्या होता है? अपक्षय और निक्षेपण होता है, तो कौन से कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है ना? देखिए, इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था तब तक ना तो पृथ्वी पर वनस्पति थी और ना तो पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ था। एक बात आपके समझ में आई, ना तो जीव थे ना तो वनस्पतियां थी, तो जीवाश्म तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर बात की जाए तो ये खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं और खनिजों की दृष्टि से बहुत समृद्ध चट्टानें हैं, क्योंकि इस प्रकार की चट्टानों में ही आपका सोना, आपका मैग्नीज, आपका तांबा, बात समझ रहे हैं ना? आपका तांबा और आपका टंगस्टन, याद रखिए, आपका टंगस्टन, आपका क्रोमियम, समझ में आ रहा है ना? और इसके साथ अधात्विक खनिजों में अभ्रक, इतने सारे खनिज इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इस क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश की, जैसे आपने देखा ना, आर्कियन युग की चट्टानें कहाँ पाई जाती थी बच्चों? बुंदेलखंड में पाई जाती थी। तो वैसे ही अगर बात की जाए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के 3 हिस्सों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं बच्चों? आपको थोड़ा सा इधर समझना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 स्थानों में पाई जाती हैं। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? जैसे आप देखिए, ये जबलपुर में पाई जाती हैं। आ गई बात समझ में? आपसे प्रश्न पूछेगा कि धारवाड़ समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो जबलपुर में पाई जाती हैं। उसके बाद ये चट्टानें कहाँ मिलती है? तो छिंदवाड़ा में। कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा में ये कैसी पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में जो सौसर सीरीज पाई जाती है, याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में एक पर्वत है जिसका नाम है सौसर सीरीज। ये जो सौसर सीरीज की चट्टानें हैं छिंदवाड़ा में, जिसमें तांबा और मैग्नीज का निक्षेप पाया जाता है, वो किस क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की। और इसी के साथ एक और जिला जहां पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, जिसका नाम क्या है? बालाघाट। और बालाघाट में इस प्रकार की चट्टानें कहां मिलती हैं? बालाघाट में एक चिल्पी सीरीज है, याद रखिएगा, वहां पाई जाती है। तो देखिए, आर्कियन युग की चट्टानें बुंदेलखंड में और धारवाड़ समूह की चट्टानें कहां पाई जाती हैं? जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। बात समझ में आ गई? तो देखिए, अब इधर देखिए पुराना संघ की चट्टानें। तो पुराना संघ की चट्टानों का विकास कैसे हुआ? देखिए, जब टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं का मतलब ये है कि जब ये महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ सरकी तो इनके सरकने के कारण क्या हुआ? इनके सरकने के कारण दुनिया में कई सारे पर्वतों का, यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पर्वतों का विकास हुआ। तो इन पर्वतों के विकास के बाद, बात समझिएगा, इन पर्वतों के विकास के बाद जिन चट्टानों का विकास हुआ उनका नाम क्या है? पुराना संघ की चट्टानें। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसका क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है पुराना संघ की चट्टानें। अब अगर आप थोड़ा सा इन्हें और वेल डिफाइन करें तो क्या है? देखिए, आर्कियन युग की चट्टानों का अपक्षय और निक्षेपण हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अब जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपक्षय और निक्षेपण होगा तो अब कौन सी चट्टानों का विकास होगा? पुराना संघ की चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानों का विकास होगा बच्चों? आप समझिए, पुराना संघ की चट्टानें। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपक्षय और निक्षेपण होगा तो कौन सी चट्टानों का विकास होगा बच्चों? आपको याद रखना है, पुराना संघ की चट्टानों का विकास होगा। और पुराना संघ की चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। एक कुडप्पा शैल समूह और एक कौन सा है? विंध्यन शैल समूह। तो कुडप्पा शैल
समूह को अगर आप समझने का प्रयास करें, ये कुडप्पा शैल समूह क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो देखिए इधर इसको समझिए। कुडप्पा शैल समूह क्या है, देखिए जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन हुआ तो उनके अपक्षय और अपर्दन के पश्चात जिन चट्टानों का विकास हुआ वो कुडप्पा शैल समूह है। और इसका नामकरण कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा, कर्नाटक में एक जिला है जिसका नाम ही कुडप्पा है, ठीक है ना। और इसमें बड़े बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से हैं, हीरा और सोना। आ गई बात समझ में। और ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि इन चट्टानों में भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, मतलब इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ना तो इसमें जीवाश्म मिलते हैं, ना तो इसमें जीवाश्म मिलते हैं, ना तो कुडप्पा में मिलते हैं। पर्याप्त मात्रा में इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चूंकि इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये चट्टानें मध्य प्रदेश के किस किस हिस्से में मिलती हैं, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और छतरपुर में मिलने वाली जो बिजावर सीरीज है वहां पर बराबर कौन सी चट्टानें हैं, ये चट्टानें कुडप्पा शैल समूह है। तो बिजावर सीरीज जो ग्वालियर और छतरपुर में है ये कुडप्पा शैल समूह है, याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि पन्ना में जो हीरा पाया जाता है, पन्ना में जो हीरा पाया जाता है वो किस शैल समूह में मिलता है, कुडप्पा शैल समूह में। बात समझ में आ रही है। तो इधर देखिए ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना में जो बिजावर सीरीज पाई जाती है उसका विकास किस कालक्रम में हुआ है, तो उसका विकास किस कालक्रम में हुआ है बच्चों, कुडप्पा कालक्रम की चट्टानें जो पुराना संघ के अंतर्गत आती है। अब देखिए विंध्यन शैल समूह का विकास कैसे हुआ, तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों क्या हुआ, पृथ्वी की भूगर्भिक घटनाओं के कारण क्या हुआ, पृथ्वी की भूगर्भिक घटनाओं के कारण जब ऊपर का मलबा जब नदी घाटियों में या समुद्र में जब दो प्लेटें आपस में आके टकराई तो समुद्री जीव जब इन दो प्लेटों के मध्य जमे तो उनके निक्षेप के जमाव के फलस्वरूप जिन चट्टानों का विकास हुआ उन्हें हम क्या बोलते हैं, विंध्यन शैल समूह की चट्टानें। क्या बोलते हैं, विंध्यन शैल समूह। याद रखिएगा अगर आप मध्य प्रदेश का यहाँ पर मैप बना लें, अगर मध्य प्रदेश का अगर आप मैप बना लें, इस मैप को अगर आप देखें और आप एक मैप बना लें तो आप जानते हैं यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। ये संपूर्ण पर्वत क्या कहलाता है बच्चों, विंध्याचल पर्वत, जिसका निर्माण कैसे हुआ है, टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। देखिए क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस काल में ये दो प्लेटें एक दूसरे से दूर थी तो बीच में इनमें समंदर था। तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के नजदीक आई और जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई तो समुद्री जीव जंतु जो थे वो इसके बीच में दब गए। तो जब ये समुद्री जीव जंतु दबे तो इनका निक्षेप इन दोनों प्लेटों के मध्य जमा हो गया और इनके निक्षेप के जमा होने के फलस्वरूप ही किस प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ, विंध्यन शैल समूह का। और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें बराबर जीवाश्म पाए जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि चूना पत्थर, देखिए याद रखिएगा धरती में चूना कहीं और से आया नहीं है, धरती में चूना आता कहां से है, आप एक बात समझिए, जब धरती के नीचे जीव जंतुओं के अवशेष दबते हैं, विशेष रूप से हड्डियां दबती हैं, तो हड्डियां दबने के बाद जो कैल्शियम का निक्षेप जमा होता है उससे चूना पत्थर का निर्माण होता है। तो इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, एक है निम्न विंध्यन श्रेणी और एक है उच्च विंध्यन शैल समूह। तो निम्न विंध्यन शैल समूह कहां पाया जाता है, याद रखिएगा सोन नदी घाटी में। कहां पाया जाता है बच्चों, सोन नदी घाटी में पाया जाता है। लेकिन उच्च विंध्यन शैल समूह कहां मिलता है, तो याद रखिए ये कहां मिलता है, सतना में, रीवा में और कटनी में। जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो आप जानते हैं रीवा और सतना में। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए अगर आप देखें तो सर्वाधिक चूना कहां पाया जाता है, सतना और रीवा में। तो देखिए इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि आद्य महाकल्प की चट्टानों का विकास किस प्रकार से हुआ है। वो कितने प्रकार की होती है, एक आर्कियन युग की होती है, एक पुराना संघ की। आर्कियन युग के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। और पुराना संघ की चट्टानों के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, कुडप्पा शैल समूह और विंध्यन शैल समूहों की। बात समझ में आ रही है ना, कुडप्पा शैल समूह और विंध्यन शैल समूहों की। तो विंध्यन शैल समूह। अब हम बात करेंगे आर्य समूह की चट्टानें। याद रखिए आर्य समूह की चट्टानों के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए बच्चों गोंडवाना शब्द का प्रयोग सबसे पहले दुनिया में किसने किया था, फॉस्टरमेंट ने किया था। किसने किया था, फॉस्टरमेंट। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गोंडवाना का नाम सबसे पहले किसने लिया, तो फॉस्टरमेंट नाम के भूवैज्ञानिक ने लिया। ठीक है, अब आर्य समूह में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कैसे हुआ, तो देखिए क्या हुआ, भूगर्भिक घटनाओं के कारण जब अचानक से प्लेटें खिसकी तो प्लेटों के खिसकने के कारण कई सारे दरारें और भ्रंशों का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है, जब दरारों और भ्रंशों का निर्माण हुआ तो भूगर्भिक हलचलों के कारण जब वन मलबों के नीचे दबे, याद रखिए जब वन
यानी कि वृक्ष यानी कि वनस्पतियां जब मलबों के नीचे दबी तो मलबों के नीचे दबने के बाद ही धरती पर क्या बना, धरती पर कोयले का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, देखिए भारत का, ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि भारत का 98% कोयला किस प्रकार की सेल समूहों में पाया जाता है, गोंडवाना सेल समूह। क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा भी होगा कि अगर चूल्हे में लकड़ी को डाला जाता है और चूल्हे में जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी को जलाने के पश्चात ही, आप जानते हैं जब लकड़ी को जलाया जाता है तो लकड़ी को जलाने के पश्चात ही वो कोयला बनता है। बात समझ में आ रही? तो धरती पर कोयले का विकास कैसे हुआ, जब धरती के नीचे भूगर्भीय कल्चर के कारण वन दबे, वनों का मलबा दबा, तो वनों का मलबा दबने के पश्चात ताप और दाब के कारण वो वन किसमें बदल गए, कोयले में। किसमें बदल गए बच्चों, कोयले में। और कोयला एक कैसी चट्टान है आपको पता होना चाहिए, अवसादी चट्टान। कैसी चट्टान है, अवसादी चट्टान। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, आपसे प्रश्न पूछे कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो बिल्कुल पाए जाते हैं। अब गोंडवाना सेल समूह को मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, 3 भागों में। पहला है निम्न गोंडवाना सेल समूह, फिर है मध्य गोंडवाना सेल समूह, फिर है उच्च गोंडवाना सेल समूह। तो देखिए निम्न गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, तालचिर, मोहपानी और पेंच घाटी। याद रखना है, देखिए फिर से इधर समझिए, मध्य प्रदेश में जो तालचिर, मोहपानी और पेंच घाटियां हैं, यहां पर कौन सा सेल समूह पाया जाता है, निम्न गोंडवाना सेल समूह। ठीक है ना। मध्य गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत कौन सा एरिया आता है, तो पचमढ़ी की कुछ जगहें आती हैं, जिसमें कौन कौन सी है, पचमढ़ी का देनवा। कौन सा आता है, पचमढ़ी का देनवा इसके अंतर्गत आता है। और उच्च गोंडवाना सेल समूह के अंतर्गत कौन सा हिस्सा आता है, तो आपको याद रखना है कटनी और जबलपुर। आप जानते हैं कटनी में कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। और ये सब कुछ किस चट्टानों के अंतर्गत आता है, गोंडवाना सेल समूह। ठीक है ना। तो गोंडवाना सेल समूह तालचिर, मोहपानी, पेंचघाटी, पचमढ़ी में देनवा और कटनी और जबलपुर में। याद रखिएगा ये आर्य समूह की चट्टानें हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम गोंडवाना क्रम की चट्टानें बोलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कैसे हुआ है आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने लायक बात क्या है कि गोंड जनजाति, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक जनजाति का निवास स्थान है जिसका नाम है गोंड, और गोंड जनजाति के निवास स्थान को ही क्या कहते हैं, गोंडवाना। देखिए अति प्राचीन काल से, याद रखिएगा, अति प्राचीन काल से पृथ्वी, इस भारतवर्ष में जनजातियों का ही आधिपत्य था, वही यहाँ पे निवास रत्न थी। ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि फिर अब आप इसे समझ गए होंगे कि ये क्या इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने आर्य समूह की चट्टानों को देखा। अब हम जिन चट्टानों की बात करेंगे बच्चों, वो किसकी बात करेंगे, क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें। देखिए क्रिटेशियस कल्प की चट्टानों की अगर जो बात करें तो जब मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर, कहां पर, मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर एक लमेटा सीरीज जो विकसित हुई है। लमेटा सीरीज मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मिलती है, याद रखिएगा क्रिटेशियस कल्प में। लमेटा सीरीज मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाई जाती है और ये किस कालक्रम की चट्टानें हैं, क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के धार में जो बाघ सीरीज पाई जाती है, याद रखिए मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं, प्रश्न पूछता है, कई बार पूछता है कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो धार में। तो ये जो बाघ सीरीज है ये कहाँ मिलेगी, आपको याद रखना है धार में। तो लमेटा सीरीज और ये जो बाघ सीरीज है ये दोनों कहाँ है, धार और जबलपुर में। ये दोनों क्रिटेशियस कल्प की चट्टान है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विकास कहाँ हुआ है, तो देखिए दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, तो देखिए जब गोंडवाना क्रम और क्रिटेशियस कल्प का विकास हो चुका था तो भारत के अलग अलग हिस्सों में विशेष रूप से प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में कई सारे ज्वालामुखी थे। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और गर्म लावा धरती के नीचे से आया और जब वो लावा पृथ्वी के ऊपर फैल गया तो उस मैग्मा के, उस लावा के फैलने के फलस्वरूप जिन चट्टानों का विकास हुआ वो कौन सी चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। और दक्कन ट्रैप की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती हैं, तो मालवा के अंतर्गत। और किसके अंतर्गत पाई जाती है, मालवा में ये मिलेगी आपको इंदौर में, ये मिल जाएगी आपको जबलपुर, किस जबलपुर में, पश्चिमी जबलपुर। याद रखिए किधर मिलेगी, पश्चिमी जबलपुर में। और कहाँ मिल जाएगी, भोपाल में। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन किया, जिसमें हमने आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया। हमने आर्कियन युग की चट्टानों से लेकर के शुरू किया, उसके बाद आर्कियन युग की चट्टानों को सुनने के बाद हमने क्या बताया आपको, आर्कियन युग की चट्टानों को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, आर्कियन युग के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हमने किसे पढ़ा, धारवाड़
कालक्रम की चट्टानों के बाद हमने आपको पुराना संघ के अंतर्गत कुडप्पा और विंध्यन स्थल समूह के बारे में बताया। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, तो गोंडवाना कालक्रम की चट्टानें। उसके बाद हमने फिर आपको क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें हमने क्या बताई कि ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ तो ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो गर्म लावा पृथ्वी के ऊपर आया और जब वो फैल गया तो एक विशाल काय प्राकृतिक प्रदेश का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए इसी का कारण है कि संपूर्ण मालवा के प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है, काली मृदा। अगर आप कभी पर्वतों पे घूमने गए होंगे, अगर पर्वतों में आपको काली काली गोल गोल चट्टानें जो मिली होंगी तो याद रखिएगा वो कौन सी चट्टानें हैं, बेसाल्ट की चट्टानें हैं। वो कब मिलती हैं, जब धरती के नीचे से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और गर्म लावा बाहर आता है और लावा जब ठंडा होता है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं, बेसाल्ट। और देखिए जैसे मार्कर ब्लैक है ना, तो वैसे ये चट्टानें भी ब्लैक होती हैं। तो जब ये टूटेंगी तो कौन सी मृदा बनेगी, सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, काली मृदा। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, चट्टानों के टूटने के पश्चात। यूपीएससी प्रीलिम्स 10 अक्टूबर को जो कंडक्ट कराया गया था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपको पता होगा कि बेसाल्ट और नीन्स के टूटने के पश्चात काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी तरह हम आपके लिए रोज नए नए टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है ना, सक्षम अकेडमी बाय सूरज सर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि अगली जानकारी आपको ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद।